हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके थे कि सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सेल के अंदर पाई जाती हैं जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। इनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि किसी भी सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे टैनी स्ट्रक्चर होते हैं। छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर रहती हैं किसी भी सेल के अंदर, और ये मेम्ब्रेन के द्वारा बंधी हुई होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, यानी इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। इन्हीं छोटी छोटी स्ट्रक्चर को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो इन सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या आता है? जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल्स हैं। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स में आते हैं। ये सारे के सारे सेल्स के इनसाइड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के भी अंदर, जैसा बीच में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। तो दोस्तों, आज हमें इसी टॉपिक की शुरुआत करनी है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज जो है कि आज का जो सबसे पहला होगा, हमको पढ़ने हैं ER। इसको ER बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है, तो इसके बारे में बताएं। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये ध्यान रखिए, कोई भी, जैसा कि हमने पीछे ही बता चुके हैं, कोई भी आपकी यूकैरियोटिक सेल्स है, जिस यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। तो इसी प्रकार से कोई भी सेल ऑर्गेनल्स हो, उसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो जैसा कि ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक आपका क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। तो इसके चारों तरफ भी क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होते हैं। ट्यूब्स, या कह सकते हो ट्यूब कह सकते हो, या आप इनको शीट कह सकते हो, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ये जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन लगी होती है, पतली सी झिल्ली, और ये ट्यूब टाइप्स के होते हैं, और या फिर ये शीट के टाइप्स के हो सकते हैं। अच्छा, इसके भी दो प्रकार के होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। एक होता है SER। SER को क्या बोलते हैं हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और दूसरे नंबर पे होता है आपका RER। इसमें होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन दोनों में दोस्तों अंतर क्या होता है, जैसा कि आप देखो यहाँ पर डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ है, यानी चिकनी है, उसकी सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देख सकते हो, उसकी जो सरफेस पर आप डायग्राम में देखिए पॉइंट लगे हुए हैं, जैसे कि उस पर कुछ दाग लगे हुए हैं या कुछ खुरदरा सरफेस हो उसकी। तो उस पर जो है राइबोसोम्स होते हैं, इसकी सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स। इस वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और आप राइबोसोम्स के बारे में ध्यान रखिएगा, इनका फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है, दीज आर द साइट ऑफ, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है किसी भी सेल के अंदर। अच्छा, और इसके अलावा जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी पोजीशन पर यहाँ पे आपका मेन फंक्शन में देखोगे, यहाँ पे आपकी बनती है, फैट बनते हैं, फैट कह सकते हो, और या आप कह सकते हो कि यहाँ पे लिपिड का मैन्युफैक्चर होता है। तो ये आपके प्रोडक्ट हो गए, क्या क्या बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के रेटिकुलम हो गए, जैसा कि आप डायग्राम में दिख रहा होगा क्लियर साफ साफ, और ये रफ होता है राइबोसोम्स की वजह से। इसके अलावा आपको इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन भी पता होने चाहिए कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन के बारे में बताएं, ये क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। देखो, एक तो आपने इसने सिंथेसिस कर दी, यानी कोई भी प्रोटीन या लिक्विड प्रोटीन, फैट और लिपिड बनाए। इसके बाद इसका मेन काम होता है, ये नेटवर्क प्रोवाइड कराता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इट प्रोवाइड नेटवर्क। इसमें क्या होते हैं, क्योंकि ट्यूब्स हैं, तो ट्यूब्स में जैसे पानी बहता है, जैसे इसी प्रकार से ये नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि सेल के अंदर किसी
और एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल्स के पास मटेरियल जाना है तो उसके लिए नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा, या किसी भी बाहर किसी सेल ऑर्गेनल से न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल जाना है तो उसके लिए नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि फंक्शन होता है, जो कि कुछ आपने सुना होगा कि जहरीले एनिमल्स होते हैं जैसे सांप है, इनमें जो है कि ये जहर फैला देते हैं। तो यदि ये किसी व्यक्ति को अटैक कर दें तो इस जहर जैसी कोई भी चीज़ हो, इसको भी यदि नष्ट करने के लिए ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम आता है। उन ये जो है कि वर्टेब्राटा होते हैं एनिमल्स, वर्टेब्राटा एनिमल्स होते हैं, उनमें इसके लिए इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज़ होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग बायोमोलिक्यूल्स को डीऑक्सीफाई करने के लिए, डिटॉक्सीफाई करने के लिए, टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिकेशन। हाँ, तो इसके ये दो जो है कि वर्क यहाँ पे हो गए एंडोप्ला। इसके अलावा जो है हमको दूसरा पढ़ना है, दूसरा आपका इसमें है गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, गोल्गी अपैरेटस में भी आपको यहाँ पे क्या है, ये क्या होता है इसमें, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक्स। यानी कि इसमें क्या होते हैं, या आप कह सकते हो आप बैग, इसको सैक होते हैं, जो सैक को ही बैग बोलते हैं। यानी कि आप जैसे कि हम बैग लेके चलते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड बैग होते हैं, छोटे छोटे, लेकिन ये फ्लैट बैग होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में इसमें भी देख सकते हो। जो गोल्गी अपैरेटस का जो मेन वर्क होता है, इसका आप फंक्शन देख लीजिए। इसका जो गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, या तो स्टोरेज होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना तो यहाँ पे इसका स्टोरेज होगा, या फिर उसका मॉडिफिकेशन भी हो सकता है किसी भी प्रोटीन या लिक्विड का। इसके अलावा पैकेजिंग भी हो सकती है उसकी। तो इसके यहाँ पे 3 काम, मेन काम रहते हैं, स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना, या किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना जिससे वो दूसरी जगह पर जा सके। इसके अलावा इसका फंक्शन, इसका एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, इट आल्सो हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइबोसोम्स। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके द्वारा राइबोसोम्स भी बनाए जाते हैं गोल्गी अपैरेटस के द्वारा। तो इसके ये 2 इम्पोर्टेंट काम थे, ये दोनों इम्पोर्टेंट काम मैंने आपको बता दिए हैं गोल्गी अपैरेटस की। अच्छा, अब आपका यहाँ पर तीसरा जो आता है इसमें से, अब आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी इम्पोर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसको पावर हाउस ही बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा इसको। इट इज नॉट पावर हाउस ऑफ दी सेल। ये सेल का पावर हाउस इसको कहा जाता है, क्योंकि ये इट प्रोवाइड एनर्जी। पावर कहाँ मिलती है, जहाँ से एनर्जी मिले, जैसे पावर स्टेशन बोलते हैं, हाँ वहाँ पे हमको एनर्जी की मिलती है। जैसे स्टेशन से आ रही है तो उसे पावर हाउस बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा पावर हाउस है बिजली का, तो वहाँ से क्या आती है, एनर्जी आती है। इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया भी हमको जो है कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अच्छा, ये एनर्जी किसकी फॉर्म में देता है, ये ध्यान रखिएगा। ये है यहाँ पे एटीपी, ये भी पूछा जाता है। एडिनोसाइन, यहाँ पे हो गया, ये एटीपी फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ही आपकी एटीपी की फुल फॉर्म होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे कि हम पैसे किस में देते हैं, सभी को 1 रुपये में दे सकते हैं, 2 का रुपया दे सकते हैं। अब जैसे पैसा नहीं चलता है तो हम पैसा नहीं दे सकते। तो एटीपी होती है, ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की। यानी कि आपको कितनी भी एनर्जी चाहिए तो आपको 1 एटीपी मिलेगी, किसी को 2 एटीपी मिलेगी, किसी को 3 एटीपी मिलेगी, उसी से वो एनर्जी अपनी सप्लाई करेगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसके पास
सेल्फ के पास क्या होता है, अपना ही खुद का डीएनए होता है, डीएनए एंड राइबोसोम्स इसके पास खुद के होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोटीन भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, इसके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि इसके पास खुद के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। इसके अलावा आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो, इसकी जो है कि इसकी 2 लेयर्स होती हैं इसके पास। जो आउटर लेयर होती है वो आपकी पोरस लेयर होती है, और जो इनर लेयर होती है वो फोल्डेड लेयर होती है। फोल्डेड मल्टी, यानी कि उसमें बहुत सारी लेयर्स बनी होती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए प्रोवाइड करा सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यही 3-4 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं कि यह पावर हाउस होता है, इसकी एटीपी फॉर्म में एनर्जी देता है, इसके बाद डीएनए राइबोसोम्स होता है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नंबर 4 पे जो सेल ऑर्गेनेल्स आता है वो आपका यहाँ पे आपका जैसा कि आप देख सकते हो नंबर 4 पे आपका यहाँ पे आ गया प्लास्टिड। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि प्लास्टिड फाउंड ओनली इन, ये जो है कि इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में ही सिर्फ पाया जाता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, वैसे प्लास्टिड के कई प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हैं। इसमें जो क्रोमो का मतलब होता है कलर, तो क्रोमोप्लास्ट में आपका ही जैसे जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल हो तो इसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। कंटेन, यदि इसके पास क्या है, क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि प्लांट में ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसमें कोई कलर नहीं होता है, इसमें नो कलर है। ये कैसे रहते हैं, वाइट रहते हैं। तो इसका यूज क्या रहता है, ये आपका ल्यूकोप्लास्ट ये स्टोरेज के काम आता है। जैसे कोई भी फैट है या प्रोटीन है तो इसके स्टोरेज के लिए आप जो है प्लास्टिड का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें भी अब आपको ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें इसकी भी यही खासियत है, इसके पास भी डीएनए, इसके पास भी सेल्फ का डीएनए रहता है और राइबोसोम्स भी इसके पास पाए जाते हैं। इसके पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये 2 ही ऐसे कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसके पास डीएनए एंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है हमारा वो आपका नंबर 5 पे आता है, एक आता है लाइसोसोम्स। आगे आपका लाइसोसोम्स, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या आता है, इसको हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं, सुसाइड बैग। यानी कि सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत हैवी डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या मतलब है कि इसमें जो है कि ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी भी चीज़ का पाचन कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, इसको हम वेस्ट डिस्पोजल भी कह सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल। जैसे कि सेल में किसी भी प्रकार के यदि वेस्ट आ जाते हैं तो इसको ये डाइजेस्ट कर जाता है, यानी ये सभी को पचा जाता है। ये लाइसोसोम्स की ये खासियत है। लेकिन इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, यदि बाई चांस ये खुद ही फट गया, यानी कि सेल में कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ तो ये यदि खुद ही किसी प्रकार से दिक्कत आ गई इसकी में तो ये खुद ही फट जाएगा और इससे क्या होगा कि सेल को ही ये नष्ट कर देगा। ये जो है कि सेल को नष्ट कर सकता है, इट कैन डिस्ट्रॉय द सेल। यदि ये सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो इसी वजह से हम इसको सुसाइड बैग्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें भी आपकी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लाइसोसोम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, वेस्ट डिस्पोजल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी आपका एक और रह गया है, इसी में हमारा जो एक नेक्स्ट रह गया है अब हमको बताना है आपको।
अब आपका रह गया यहाँ पे वैक्यूल। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे वैक्यूल जो है कि एनिमल सेल में आप देखोगे तो एनिमल सेल के अंदर ये बहुत स्मॉल रहता है। लेकिन आप प्लांट सेल के अंदर देखोगे, यदि आपको इसको प्लांट सेल के अंदर देखना है तो प्लांट सेल के अंदर ये 50 to 90% स्पेस को ऑक्यूपाई ये अकेला वैक्यूल जो है कि कर लेता है। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन को आप लोग याद रखिएगा। मेन फंक्शन है इसका वही स्टोरेज है। इसमें स्टोरेज करता है इस फैट्स को, लिक्विड को, प्रोटीन्स, उसके बाद कोई भी सॉलिड है, तो इस प्रकार की चीज़ों को इसका मेन काम होता है कि इन चीज़ों को ये स्टोरेज कर लेता है और बहुत ज़्यादा स्पेस ये ऑक्यूपाई भी करता है। इसके अलावा दोस्तों एक और इसमें एक टॉपिक रह गया है, इसका नाम है आपका सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न देखो दोस्तों, हमारे जब कोई भी प्रकार की जैसे कि हानि हो जाती है, हमारे हाथ पैर में लग जाते हैं या थोड़ा बहुत छिल मिल जाए, तो वहाँ पर सेल जो है कि नई सेल बनती हैं। जो सेल डिवीज़न इसमें दो प्रकार के हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है म्यूसिस। एक होता है आपका माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, जैसे कि डैमेज पार्ट को ये सही करता है, सेल डिवाइड करके नई सेल बनती है ना। जैसे हमारा हाथ कट जाए तो वहाँ पे क्या नई सेल आएंगी, मतलब थोड़ा बहुत कटे, ऐसे नहीं कि पूरा कट जाए, थोड़ा बहुत हाथ कट जाए तो वहाँ नई सेल बनेंगी, एक सेल दूसरी सेल में डिवाइड होगी। तो डैमेज पार्ट के लिए जब सेल डिवाइड होती हैं उसको हम माइटोसिस बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ क्रोम्स आर सेम। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके सेम रहते हैं। लेकिन आप मियोसिस में देखोगे, इसमें न्यू जनरेशन, आपको यदि न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करनी है या ऑफ स्प्रिंग आपको यानी कि नए बच्चे आपको जन्म देने हैं, तो उसके लिए जो सेल डिवीज़न होती है उसके लिए स्पेशल सेल होती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इसके स्पेशल सेल्स होती हैं, उसी के द्वारा मियोसिस संभव है। इस स्पेशल सेल्स में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर नहीं रहते हैं, बल्कि पहली सेल के बिल्कुल आधे हो जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ। तो इस केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोस्तों जो है कि हाफ हो जाते हैं। इस प्रकार ये इसमें बस इतना ही काफ़ी दिया हुआ है। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जो है कि पूछ सकते हैं। तो आज का ये आपका पूरा चैप्टर जो है कि ख़त्म हो चुका है। तो कल से हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।